नमस्कार। मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के शैक्षिक कार्यक्रम से कार्यक्रम रूपांतर के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी अभिभावकों का अभिनंदन करती हूँ और आपके सामने अभिनंदन करते हुए उपस्थित हो चुकी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत परिपूर्णता के साथ सामूहिक चेतना की अभिवृद्धि करना है। हम मानते हैं कि शिक्षा का केंद्र बालक है और इसकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक क्षमता का सुगठित रूप प्रारंभिक अवस्था में ही होता है और उस क्योंकि परिवार ही बालक की एक प्राथमिक पाठशाला है, उनकी क्षमताओं का परिवर्धन और विकास प्रारंभिक पाठशाला यानी परिवार में होकर के ही वह अपने विद्यालय में और व्यवसाय के क्षेत्र में विकसित और फलीभूत होता है। उसी से हमें पता चलता है कि बालक किस प्रकार का है। आप लोगों को मैंने बताया था 2 दिन से मैं आपका सेशन ले रही हूँ। 20 तारीख को मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी में के निहित अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि अभिभावकों का बालकों की शिक्षा में क्या योगदान है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, क्यों उसका उद्देश्य है। और कल 21 तारीख में मैंने आपको बताया कि बालक पिछड़ता क्यों है, उसके से संबंधित क्या कारण है, जिसका और उसका निदान किस प्रकार किया जा सकता है। आज फिर हम एक नई समस्या लेकर के समस्याओं के बालकों से संबंधित समस्या को लेकर फिर आज आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। और आज की समस्याएं, वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परंतु प्रमुख समस्याओं पर ही आज हम हमारी सोसाइटी के माध्यम से मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगी। ये देखिए, मुझे अभी अभी एक दिमाग में एक बहुत अच्छी सी पंक्तियां याद आ रही हैं। शिखरों चढ़े वर्चस्व की, शिखरों चढ़े वर्चस्व की लुढ़की पड़ी उपलब्धियां, शिखरों चढ़े वर्चस्व की लुढ़की पड़ी उपलब्धियां, टूटे हुए व्यक्तित्व से न कोई करता संधियां। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का व्यक्तित्व इसी प्रकार का हो जाए कि उनका व्यक्तित्व समस्याओं से ग्रस्त होकर के समाज में एक अजीब सी एक बिखरी हुई स्थिति में, विच्छिन्न अवस्था में प्राप्त होने लगे? आइए आज हम उसी बात को लेकर के आपसे बात कर रहे हैं। हमारा आज टॉपिक है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात है, क्या मतलब है कि समस्यात्मक बालक? समस्या के क्या मतलब है? समस्यात्मक बालक वो होता है, वो कहलाता है कि जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात हो जिसके कारण वह समाज में गंभीर रूप से समस्या उत्पन्न कर दे, या इस तरह से कहें कि वह बालकों के अंदर स्थित हो गंभीर बात जो समस्या बन जाए, जो स्वयं उसको भी और वातावरण को भी परेशान करके रख दे, उद्विग्न हो जाए। तो आइए इस तरह की हम कई सारी बातों की बात करते हैं। सूची तो बहुत लंबी है, परंतु बात कर रहे हैं हम चोरी करने वाले बच्चों की, झूठ बोलने वाले बच्चों की और क्रोध करने वाले बच्चों की। जो क्रोध के विषय में पहले भी मेरे पास एक प्रश्न भी आया था परसों, आज मैं उसका निदान करने की कोशिश करूंगी। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई बच्चे एकांत पसंद करते हैं, कोई बच्चे मित्र नहीं बनाना पसंद करते, कोई बच्चे बिना बात व्यर्थ ही घूमते रहते हैं, स्कूल से बंक मारते हैं, कुछ बच्चे अपनी चीजों को व्यवस्थित नहीं रखते। ये सारी की सारी समस्याएं हैं, परंतु समयाभाव के कारण आज हम उस पर बात करेंगे। आगे भी हम वीडियो देंगे जिसमें कि ये सारी बातें मिलती रहें। आइए, सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे पहले मैं लेती हूँ झूठ। झूठ में क्या होता है? बच्चा यथार्थ को स्वीकार न करते हुए कल्पना की चाशनी में ऐसा स्पष्टीकरण देता है कि जैसे कि वो यथार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। दूसरा व्यक्ति उसको सच समझने की कोशिश करता है, परंतु वो स्वयं में आनंदित होता है। इसे झूठ, तो जब हम यथार्थ को स्वीकार न कर कल्पना की चाशनी में अपनी बातों को डुबाकर दूसरे के सामने स्पष्ट करते हैं, वो वास्तव में झूठ कहलाता है। अब झूठ बोलने के तो कई कारण हैं। इस झूठ से तो हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो
इसके कारण के बारे में बात करते हैं। झूठ बोलने के कारण क्या है? कारण है मनोविनोद। कई बार क्या होता है कि बच्चा हास्य का पुट लेकर के मनोविनोद करना चाहता है। जब मनोविनोद करना चाहता है तो उसमें जबरदस्ती झूठ का समावेश कर देता है। हमें उस समय ही उस बातों को अवरोध देना चाहिए, हमें समझाना चाहिए उस समय। खैर, निवारण की बात मैं बाद में करूंगी, पहले मैं आपके सामने कारण स्पष्ट कर देती हूँ। मनोविनोद क्या है कि कभी कभी फूहड़ हास्य के लिए, कि कोई यानी किसी की हंसी उड़ाने के लिए, किसी उसमें किसी की एक अलग असामाजिक सी स्थिति पैदा करने के लिए भी हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। दूसरे और अगला कारण है दुविधा। बच्चा सोचता है कि इस बात को मैं कहूं या ना कहूं, या इसको किस तरह से बताऊं। अपने ऊपर स्थिति हो तो दुविधा, असमंजस की स्थिति में होता है, और उसके बाद क्या है, वो उनके सामने झूठ का सहारा लेता है और बड़े आराम से रहता है। कई बार मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान यानी कि देखा, तू क्या कर सकता है, मैं कर सकता हूं, मैं जो हूं स्वयं में इतना सशक्त हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि पहाड़ से कोई बच्चा कूद नहीं सकता, पर दूसरों के सामने रौब गाटने के लिए, रौब दिखाने के लिए वो कहता है अरे जो है मैंने ऐसे कर दिया था, मैंने ऐसे। तो मिथ्या अभिमान में भी बच्चा झूठ बोलने लगता है। प्रतिशोध। अब देखिए, प्रतिशोध क्या है? किसी से प्रतिशोध लेना है वह, तो उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके को परेशान करने के लिए भी कई बार बच्चा झूठ बोलता है। बच्चा क्या, कई बार तो बड़े भी बोलते हैं। तो वो है कि प्रतिशोध के माध्यम से भी कई बार हमारा बच्चा झूठ बोलता है। स्वार्थ, कि उसको कोई काम कराना है। विद्यालय में ही बच्चा कोई भी कार्य करना है कि उसको छुट्टी लेनी है, किसी कारण से खेलने के लिए जाना है, तो येन केन प्रकारेण वो अपने टीचर से जाके कहता है जी मुझे तो जाना है। यहाँ तक कि कई बार तो मैंने यहाँ तक सुना है कि अपने दादा दादी को मारने में भी वो संकोच नहीं करते, इतना बड़ा झूठ बोल जाते हैं। और बाद में जब पता चलता है कि अरे उनके दादा दादी तो जीवित हैं, ये बच्चा तो वैसे झूठ में, कि इतने बड़े बड़े झूठ बच्चे बोलते चले जाते हैं कि आश्चर्य होता है, और कई बार उनकी बातों को सुनकर हंसी भी आती है। कई बार वफादारी में आकर भी बच्चा झूठ बोलता है। क्या वफादारी किसके प्रति? अपने दोस्त के प्रति, कि ये मेरा दोस्त है भाई, इसको तो मुझे किसी भी तरह से बचाना है, जबकि उसने गलती की हुई होती है। पर शिक्षक से या अपने माता पिता से, उसके माता पिता से साफ कह दे जी नहीं नहीं नहीं, इसने नहीं किया, ये तो वहां था ही नहीं जी, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था। और इस तरह से करके वो वफादारी में भी झूठ बोल जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो सबसे मूल कारण है वो है भय। बच्चा जो झूठ बोलता है, मुझे याद आता है कि एक बार जब मेरी बच्ची बहुत छोटी सी थी, शायद मेरे ख्याल में उसने बोलना ही सीखा था, मैं ऐसे ही करके कोई बात पढ़ रही थी, तो मैंने कहा बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? तो उसने एकदम छूटते ही मुझसे कहा बच्चे डर के कारण झूठ बोलते हैं। मुझे उसकी बात बिल्कुल सही लगी। इतना सा छोटा सा भी बच्चा, जो 2.5 साल का बच्चा था, जो है वो तक इस बात को, इस कारण को समझ पा रहा था कि हम झूठ झूठ क्या है, भय के कारण है। अब भय के भी कई कारण हो सकते हैं। कई बार मार का डर होता है, कठोर दंड का डर होता है, जैसे कि बस अगर ये बात बता दी तो आज तो पिटाई होगी, आज हमसे ये चीज छूट गई, ये मेरी चीज खो गई, तो आज तो मम्मी बहुत बुरी तरह मारेंगी। या कोई गलती हो गई किसी के साथ है, कोई चीज है, तो बच्चा झूठ बोलता है, तो किसी कठोर दंड के कारण झूठ बोल जाता है। कभी कभी प्रतिष्ठा, कि क्लास का मॉनिटर बन गया है, क्लास का मॉनिटर बन गया और उसने क्लास के मॉनिटर बनते हुए किसी बच्चे की कस के पिटाई कर दी है, चोट लग गई उसके, तो क्या है, उसके सब लोगों ने कहा नहीं, ये जो है बच्चा जो है, क्या तुमने इसको इस तरह से मारा था मॉनिटर होकर के? तो कहते हैं कि, तो झूठ बोल जाता है साफ कि नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, तो ये तो खुद ही गिर गया था जी, इसके चोट लग गई। तो क्या है, उसको लगा कि मेरी तो प्रतिष्ठा खो जाएगी, मेरे को तो मॉनिटरशिप से हटा दिया जाएगा, और जब मॉनिटरशिप से हटा जाएगा तो बच्चे तो मेरे को कुछ समझेंगे नहीं, और इसलिए वो जो है झूठ बोलने। कई बार कोई
पद पर कोई बच्चे को से पर सब विश्वास करते हैं और उसको अच्छा सा पद दे देते हैं, परंतु क्या है कि वो पद से वंचित नहीं होना चाहता कि जो है मुझे इतनी अच्छी जगह है, सब लोग मेरा विश्वास करते हैं, तो अगर मैं झूठ भी बोल दूंगा तो चलो आज मैं इसको कर ही देता हूं। तो पद से वंचित होने के कारण भी कई बार बच्चे नहीं बोलते, पर इसके कई सारे समाधान है। देखो, एक ब्रह्मांड का एक कोना है जिसे आप निश्चित तौर से सुधार सकते हैं, और वो खुद हैं आप, क्योंकि आपका बच्चा आपके सामने है, तो वो क्या है, आप ही उसको सुधार सकते हैं। कोई दुनिया का नहीं कोई भी दुनिया का व्यक्ति उसको नहीं सुधार सकता। तो मैं अभिभावकों से विनती करती हूँ कि आप स्वयं उस समस्या का समाधान को सोचें, आपके अंदर से ही वो समाधान निकलेगा, क्योंकि यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप स्वयं में समस्या है। सबसे बड़ी बात है कि आप उसको समझाइए, आप उसको मित्रवत अपने पास बैठाइए कि बेटा आज तूने इस बात पर क्यों झूठ बोला है, इससे क्या फायदा हुआ, सब लोगों का विश्वास तूने खो दिया, तो मत बोल। है, झूठ बोलना कोई गलत नहीं है, और अगर वो फिर बोले तो जरूरी नहीं है, मौन की भी एक भाषा होती है उसकी तरफ इशारों के माध्यम से उसको उस समय रोक दे कि नहीं बेटा ये बहुत गलत है। इशारों से, आंख के इशारे से भी कई बार समझाया जा सकता है उसको। और कई बार नैतिक साहस की भावना का विकास करो, उसके अंदर उसको बताओ। अगर आपके अंदर नैतिक साहस है तो आप हर कार्य को बहुत आराम से कर जाएंगे। जहां आप अनैतिक हुए तो आपका जो दिल है वो मजबूत नहीं रहेगा, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और किसी भी कार्य को आप कर नहीं पाएंगे। कितने सारे उदाहरण ऐसे हुए हैं जिनके कारण से उसे पता चला है कि उन्होंने जहां जहां नैतिक साहस दिखाया वो अच्छी तरह से कार्य कर पाए, जहां पर भी वो अनैतिक हुए वो कार्यों को करने में असमर्थ रहे। तो उनके अंदर ये एहसास जगाइए कि आपके अंदर नैतिक साहस होना चाहिए। अगर आप जब कभी भी झूठ बोलेंगे तो आप किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। झूठ, एक झूठ के पीछे कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक सच आपकी परिस्थिति को आगे बढ़ता जाता है। आप पूरी तरह से निडर हो जाते हैं और आपको कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और इसके बाद बताइए, सोच विचार कर बोलने की आदत, कि जब भी बोलो तोलो, जब भी बोलो अच्छी तरह तोलो, यानी कि अच्छे प्रकार से पहले सोचो कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, इससे किसका क्या अहित हो रहा है, किसका हित हो रहा है, और आपका स्वयं का कितना बड़ा अहित हो सकता है। तो तभी सोच विचार कर जब भी बोलोगे तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति से निजात पालोगे। तो बच्चा जब सोचता है कि हाँ ये वाली बात तो सही है, जरा सी मेरे मुंह से बात, कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग, कि कहीं मेरी मुंह से जरा सी वो जबान फिसल गई तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो मैं क्यों ना सच बोलूं, और सच के अनुसार ही पापा मम्मी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता समझाते हैं, देखो बेटा मैं किसी से ना सुनूं तुम्हारी गलतियां, सिर्फ मुझे आकर के आप बताओ, अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आपकी सब समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। मैं इतना सक्षम हूं कि आपकी के ऊपर जो कठिनाई आई है उससे मैं पूरी तरह से आपको सशक्त होकर के उससे बाहर निकाल लाऊंगा। कई बार बड़े बड़े बच्चे उसको मारते हैं, कहीं तो वो बिना बात कह देता है, या किसी की कोई चीज उससे टूट जाती है, बड़ा बच्चा उसको कहता है तूने मेरी चीज तोड़ी, अब मैं बताऊंगा। तो वो अपने पापा को ये नहीं बताता, कोशिश करता है कि अरे जो है पापा को बताऊं ना, और अपने आप ही डरता रहता है। और पापा से कहता है कोई बात नहीं पापा, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही आया था, वो तो ऐसे ही कह रहा था। तो इसलिए हमेशा उसको समझाओ कि सोच विचार कर बोलो, कोई भी बात गलत मत बोलो। और इस सबसे बड़ा दंड जो कि मेरे अपने अनुभवों के आधार पर है, उदासीन होकर उसे अप्रत्यक्ष रूप से दंड दीजिए। क्या है, बच्चे से पहले उसको बताइए कि उसने कभी भयंकर झूठ बोला है, तो उसके बाद उसको देखकर कहा देखिए आपने मुझसे झूठ बोला, मैं आपसे बात बिल्कुल नहीं करूंगा। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, जब वो बच्चा देखता है कि मेरे माता पिता मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मुझे अवॉइड कर रहे हैं, तो वो अंदर तक हिल जाता है। जब उसका अंतर्मन हिल जाता है तो वो कोशिश करता है आगे से तो मैं ये काम नहीं करूंगा,
मैं पापा कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कई बार खुद ही सॉरी करता है तब, पर उस समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि उसको अपने गले से फिर लगा लें, उसको फिर से समझाएं कि बेटा मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता, पर क्या कहते हैं, तूने झूठ बोला तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, आइंदा आप ऐसे बातें मेरे साथ नहीं करना, आप आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। अब संगति और वातावरण को ऐसा बनाएं, उनकी संगति को और घर के वातावरण को ऐसा बनाएं कि उसे मौका ही ना मिले झूठ बोलने का। वो सोचे क्योंकि सब कुछ तो खुला है, सब कुछ है, किस बात के ऊपर हम क्या कहते हैं झूठ बोलें। तो उसकी संगति पर ध्यान दें। कई बार और बच्चों के साथ कई कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो खुद बच्चे को कोशिश करते हैं, ज्यादा पापा से को क्या पता लगेगा, क्या देना। तो उन लोगों की संगति से उसको बचाएं। घर का वातावरण इस तरह से बनाएं कि बच्चे को कोई भी किसी बात का ऐसा ना लगे कि मैं इस बात को झूठ करके ही प्राप्त करूं, बल्कि मुझे ये बातें अगर मैं पापा से कहूंगा तो मुझे अनायास ही प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरह, और कई बार ऐसा करें कि उनको घर की वास्तविक स्थिति का परिचय कराएं। देखो बेटा, हमारे घर में ये चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि हम ऊपरी दिखावा करें, बहुत लोगों की चमक दमक में आए। देखो, हमें इसी तरह का, अगर हम इससे ज्यादा बढ़ेंगे तो हमको क्या क्या कठिनाइयां आएंगी। इन कठिनाइयों से निजात करने की कि हम उसी जो हमारे पास स्थिति है, जो भी हमारे पास साधन है, हम उसमें ही अच्छी प्रकार से बसर करना या गुजर बसर करना अच्छी तरह से सीख सकें। दूसरा है आत्मसम्मान की भावना को इतना प्रबल बना दे कि बच्चे के अंदर आत्मसम्मान हो कि अगर गलती से भी कभी उसको झूठ उसके मुंह से निकल जाए तो वो स्वयं को आत्मग्लानि का अनुभव करे और आगे से खुद ही अंदर से सोचे मुझे आगे से झूठ नहीं बोलना, मैं आगे कभी नहीं झूठ बोलूंगा। तो वो जो है उस अपमान को सहन ही ना कर पाए। और बहुत सरल तरीका है, सत्यवादीता अगर उसके अंदर है, कोई बात को सच बोलता है जिसमें कि उसको काफी नुकसान भी होने की संभावना होती है, उस पार उसको उसकी कमर थपथपाएं और कहें देखो इस स्थिति में भी मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ नहीं बोला और अच्छी तरह से उसका सामना किया, उसके साहस की, उसके नैतिकता की, नैतिक गुणों की सराहना करें सबके सामने। और बहुत उससे भी सरल तरीका एक और आता है कि उसको छोटी मोटी हल्की फुल्की, बच्चों को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है, वो उन कहानियों में बिल्कुल ऐसे खो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो है इन कहानियों के में उनको रोचकता भी आती है और उस रोचकता के माध्यम से अनायास ही उनके अंदर सत्यवादिता जैसे गुण हो जाते हैं। जैसे आपको एक याद होगा कि झूठे गडरिये की कहानी थी। झूठे गडरिया जो है वो बार बार उस पे पहाड़ी पर जाकर कहते था भेड़िया आया, भेड़िया आया है, परंतु लोग जाते थे और हार के कहते थे देखो कितना झूठ बोलता है। एक दिन सचमुच गडरिया आ गया तो क्या कहते हैं उसको खा गया और वो कहता भी रहा, कोई उसके पास नहीं पहुंचा। तो उस बच्चों को समझाएं कि बेटा अगर कभी झूठ बोलोगे तो लोगों का विश्वास खो दोगे और उस विश्वास पर आप कायम रहो जिससे कि आपकी बातों पर सब विश्वास करें। कोई भी तुम्हें इस तरह से ना कहे कि ये तो झूठा है भैया, ये तो झूठा है, इससे मत करें। तो इस तरह, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चा एक बीज की भांति है और उस बीज का जिस प्रकार से हम सिंचन, पल्लवन, पोषण, संरक्षण, संवर्धन करेंगे वो उसी प्रकार का भाव हमें देगा, उसी प्रकार का फल होगा जो कि एक वातावरण को भली प्रकार से सुगंधित, पुष्पित और पल्लवित कर सकेगा। कहते हैं जो वृक्ष सींचा चाव से, फल लगे उस भाव से। आइए ये आज मैं शॉर्ट में बताती जा रही हूँ जिससे कि मैं अच्छे प्रकार से आपको पूरी सभी समस्याओं पर भली प्रकार आपका निदान कर सकूं। अब आते हैं दूसरे एक टॉपिक पर जो है चोरी। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी बातें हैं कि धीरे धीरे विकसित होने से मत डरिए कभी भी। धीरे धीरे हम सारे बच्चों के अंदर धीरे धीरे सारे गुणों का संचार करें, धीरे धीरे हम उनकी सारी चीजों को बताएं, पर ये करके छोड़ मत दीजिए अरे ये बच्चा तो मेरा क्या कहते हैं कुछ करेगा या नहीं करेगा।
तो इसके साथ तो माथा मारना ही, अपने बुद्धि को करना बुद्धि लगानी ही व्यर्थ है। तो धीरे धीरे विकसित होने से मत डरिए, सिर्फ अपनी जगह पर स्थित होने से डरिए कि नहीं, जहां मैंने छोड़ दिया तो वहां पर मेरा बच्चा बिगड़ गया। तो इसलिए हमेशा विकासशीलता की तरफ चलते चले जाइए, और विकासशीलता से ही आपके के बच्चे में, आपके अंदर, सबके अंदर वो गुणों का संचार होता रहेगा। अब आते हैं, चोरी भी बच्चा बहुत करता है। बहुत आए दिन ये शिकायतें हमें मिलती रहती हैं कि बच्चा चोर हो गया है। अरे भाई, बच्चा चोर क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो दो प्रकार के कारण हैं हमारे सामने। एक तो ऐसी चोरी है कि किसी वस्तु को बच्चा उठा लेता है और फिर उसको छुपा लेता है, तो ये कहलाती है भौतिक चोरी, वास्तविक है। और एक दूसरी तरह की चोरी होती है। तो दूसरी चोरी की क्या होता है कि उसके कार्यों, दूसरों के कार्यों पर ही अपना अधिकार जमा लेता है कि ये काम इसने नहीं किया जी, ये तो मैंने किया। तो एक हो गई भौतिक चोरी और एक हो गई मानसिक चोरी। अब इन सबको बच्चा अक्सर क्यों करने लगता है, क्यों चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि मुझे प्रतिष्ठा हो। तो उसके कारण क्या है? सबसे पहले तो अज्ञानता। जब छोटा सा बच्चा है, उसको किसी चीज को उठा रहा है, तो जब उठा रहा है तो वो नहीं जान रहा, वो समझता है ये सारी चीजें मेरे पास उपलब्ध होनी चाहिए, और उस चीज को उठा करके वो अपने पास रख लेता है। तो वो सोचता है कि ये तो कुछ भी गलत नहीं है, ये तो, इस पर मेरा अधिकार है। तो ये है अज्ञानता। तो कभी कभी अज्ञानता के कारण बच्चा चोरी करता है। कभी कभी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की अन्य विधि से वो परिचित नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि चोरी, किसी चीज को उठा लेना गलत है, और मुझे तो चीज चाहिए तो मैं तो इसको उठाऊंगा, और वो अन्य विधि से अपरिचित होने के कारण चोरी कर जाता है। कई बार बच्चा चाहता है, सोचता है कि ये जो चीज है ये तो मेरे पास ही होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, मैं ही सबके सामने एक उच्च स्थिति में बैठा रहूं। तो कभी कभी उच्च स्थिति की जो इच्छा है वो भी उसके अंदर चोरी की इच्छा को प्रबल कर देती है। कभी कभी माता पिता के द्वारा अवहेलना होती है। माता पिता जो है बच्चे को की तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं देते, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे कभी किसी चीज को चुरा लिया, कभी किसी चीज को, उसमें उसको आत्मसंतुष्टि की भावना होती है। और क्योंकि माता पिता की अवहेलना के द्वारा वो उपेक्षित हो चुका होता है, और उससे वो संतुष्टि ढूंढता हुआ चोरी करने की, उन चीजों को छेड़ कर जो किसी के पास हो वो होता है। कई बार बच्चे के अंदर साहस दिखाने की भावना होती है कि साहस, देखा मेरे अंदर कितनी बड़ी हिम्मत है, क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। और वो साहस दिखाने की जो भावना है वो भी उसको चोरी करने की इच्छा को प्रबल कर देती है कि देखा ये मैं ये भी कर सकता हूं, कोई तुम लोगों के उस पर नहीं है, मैं तो इस चीज को ऐसे भी पा सकता हूं। तो ये हो गई साहस दिखाने की भावना। और सबसे मेन कारण तो यह है आत्मनियंत्रण की भावना का अभाव, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है। जब वो सेल्फ कंट्रोल उसका खत्म हो जाता है तो उसको बार बार होता है कोई चीज उठाऊं या ना उठाऊं। तो जब उसकी चेतना, उसके जो कॉन्शियसनेस है वो उस पर हावी नहीं होती, उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो उस चीज को चुरा लेता है। तो उसके आत्म नियंत्रण की भावना का उसके अंदर अभाव होता चला जाता है। और कई बार तो क्या है, सब कुछ होते हुए कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे क्या समझ भी नहीं आता, जबकि इसके घर में सब कुछ था फिर भी उसने चोरी क्यों की? तो ये कारण क्या होता है, चोरी की लत। चोरी की लत होने से भी लोगों के अंदर जो है किसी भी चीज को करने, क्योंकि उसका एक स्वभाव बन जाता है, चाहे उसे चाहिए या नहीं चाहिए पर वो तो उठाएगा। किसी का पेन भी अगर रखा होगा, चाहे कितना भी, उसमें धनी और निर्धन होने की बात नहीं होती, बल्कि उसके अंदर क्या होती है कि ये सोचता है कि नहीं ये तो मुझे उठानी है, इसमें तो मुझे अधिकार है, चाहे उसे उस चीज को फेंकना ही क्यों ना पड़े। तो ये है। तो कई बार हम इसी गलत फहमी में डूबे रहते हैं। तो जो है उस गलत फहमी में डूबने से कि अरे मुझे तो ये जो है उठाना ही है, चीज उठानी है, जो गलत फहमी में डूबे रहना जो है गलती करने से भी ज्यादा भयंकर हो जाता है कि अरे क्यों नहीं, मैं तो ये उठाऊंगा ही, क्यों ना उठाऊं। तो ये, और जो है आवश्यकताओं की आपूर्ति,
कई बार क्या होता है कि जब बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, विद्यालय में रोज मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो कॉपी नहीं लाया, तेरे पास पेन नहीं है, तेरे पास पेंसिल नहीं है, वो वाली किताब नहीं है, या उसको किसी मिठाई खाने की इच्छा हो रही है या कभी नहीं मिल पा रही, तो वो क्या करता है, घर से ही चोरी करता है, या बालक के पास किसी पैसे देख लेता है तो उसको भी उठा लेता है, और उससे आवश्यकताओं की आपूर्ति होने के कारण भी वो कई बार चोरी करता है। अब आइए हम सोचते हैं कि इसके क्या क्या निवारण हो सकते हैं, क्या क्या निदान हो सकते हैं। आपके अंदर भी कई सारे इसके निदान आ रहे होंगे। चलिए आज मैं कुछ बताती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, फिर आप मुझे बताइएगा। जैसे सबसे पहले हम बच्चे को देखें तो कभी भी उसको नहीं कहें कि तू चोर है ना, तो चोरी का उस पर कभी भी दोष ना लगाएं। और उसके अंदर कि क्या होता है, कई बार जब बच्चे को चोर चोर कहा जाता है तो वो बहुत ही कुंठित व्यक्तित्व वाला हो जाता है, कुंठित से कुंठाग्रस्त हो जाता है। जब वो कुंठाग्रस्त हो जाता है तो वो किसी कार्य को नहीं कर पाता और हर समय डरा डरा सहमा सहमा सा बैठा रहता है, सोचता है कि सब तो मुझे चोरी करते हैं, किसी की कोई चीज खोए तो अंदर से डर के गए, अरे ये तो क्या कहते हैं मेरे ऊपर ही ना कहें, और ना करते हुए भी उस कई बार उस अपराध को स्वीकार करने लगता है कि ये मैंने कर दिया। तो कभी भी हमें चाहिए कि हम किसी भी बच्चे पर कभी भी चोरी का दोष ना लगाएं, बल्कि उसको बहुत प्यार से बैठा करके समझाएं कि बेटा ये बात गलत होती है, इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई वस्तु की आवश्यकता थी तो आप हमसे मांगते, हम आपको उस चीज को उपलब्ध कराते। आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करें, उस बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल की फीलिंग्स लेकर आए कि नहीं, सामने कोई वस्तु रखी है तो क्या कहते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारी है, जिसकी चीज है वो उसको का अधिकार उसी का है, हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए कभी भी किसी चीज को नहीं उठाना चाहिए। हमेशा किसी की चीज उठाओ तो पूछकर उठाओ, यदि वो देने में समर्थ है तो देगा, नहीं देगा तो इसमें आपको कोई बुरा मानने की और चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। उचित और अनुचित कार्यों में अंतर, कभी कभी क्या है कि ये बात उचित है, ये बात सही है, ये बात गलत है। बच्चे के सामने दोनों परिस्थितियां स्पष्ट करो कि किन बातों से तुम सन्मार्ग पर जा रहे हो, किन बातों से तुम बुरे मार्ग पर चले जा रहे हो। तो बच्चा जो है स्वयं को समझता है, उसको समझ करके भली प्रकार से उसका उस मार्ग पर चलता है जिस पर कि उसको सही है। तो उचित और अनुचित कार्यों में हमेशा और कभी भी अवहेलना न करें। बच्चे माता पिता की अवहेलना से बच्चा टूट जाता है और उसको उन्हीं चीजों में रस आने लगता है जो चाहे गलत हो। शुरू शुरू में तो उसको ऐसा लगता है कि मैं दलदल के ये दलदल है, मैं पैर ना डालूं, परंतु धीरे धीरे गलत संगति में आकर के उस अवहेलना के माध्यम से वो उसके अंदर डूबता चला जाता है और उसमें ही उसको रस आने लगता है। अतः चाहिए कि हमें शुरू के ही उसमें अपने उस बच्चे के उठते हुए कदमों को ही पीछे खींच लेना चाहिए और उसके अंदर उसको भरपूर असीम स्नेह और उसको कर्तव्य परायणता के मार्ग पर ले। अब उचित आवश्यकताओं की पूर्ति, उचित आवश्यकताओं की उसके अंदर जो उसकी आवश्यकताएं हैं, बच्चे की भी तो बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर करते रहें, उनसे पूछते रहें कि बेटा आपको क्या चाहिए, बिटिया आपको क्या चाहिए, आपको स्कूल में किसी चीज को मांगा तो नहीं जा रहा। कई बार क्या होता है कि सब बच्चे तो चीजें ला रहे हैं पर वो बच्चा नहीं ला पा रहा, तो उससे कहें, उसके सामने उसका निदान भी समझाएं और उसके टीचर से भी जाकर के बात करें कि देखिए हम इस चीज को इस कारण से नहीं ला पा रहे हैं, तो कृपया हमारी बच्ची को इस तरह से ना कहें, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। अब कई बार क्या है, बाहर बच्चे खड़े हुए कैंटीन में कुछ खा रहे हैं पर उस बच्चे को तो कभी पैसे मिलते ही नहीं, तो वो खाए कहाँ से। तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी उस बच्ची के पास या बच्चे के पास कुछ धन की भी व्यवस्था करें कि अगर आपको कभी वैसे मत खर्च करना, पर अचानक जरूरत पड़ जाए, अचानक स्थिति ऐसी आ जाए तो आप इसको खर्च कर सकते हो। और बहुत छोटा बच्चा है तो उसके टीचर के पास कुछ पैसे रखवा दिए जाएं कि इसको अगर कोई धन की किसी चीज की आवश्यकता हो तो प्लीज आप इसके जितनी डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। खेलकूद और अन्य कार्यों में साहस भावना को व्यक्त करने का अवसर दें। अब जो बच्चा खेलता कूदता नहीं है वो उसके अनैतिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं
उसका कारण क्या है कि बच्चा अपने भावों को, अपनी शारीरिक गतिविधियों को भली प्रकार से प्रस्फुटित नहीं कर पाता, भली प्रकार से उसको प्रयोग नहीं कर पाता, तो उसके अंदर साहस की कमी होने के कारण वो गलत बातों की तरफ प्रवृत्त होता चला जाता है। तो जो बच्चा जितना अच्छा खेलेगा, कूदेगा, व्यायाम करेगा, शारीरिक कार्य, शारीरिक और मानसिक खेलों में लिप्त होगा, उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए कोशिश करिए कि बच्चा बाहर निकले, बाहर खेले और घर के अंदर भी रहे, तो खेल कूद में अपने भाई बहनों के साथ उसका हिस्सा बनता रहे। बच्चे को ये अवश्य बताएं कि देखिए, ये जो चीज रखी है, इस पर अगर ये बहन की चीज है तो ये बहन की है, बहन का अधिकार है उस पर, ये आपका नहीं है। अगर बहन चाहती है तो ही आप उससे मांग कर देखिए। अगर बहन चाह रही है कि हाँ मैं इसको शेयर कर सकती हूँ, तो आप लीजिए, वरना आप किसी की चीज को ना लें। यही बाहरी व्यक्तियों के साथ बात है, यही अपने मित्रों के साथ, बड़ों के साथ। कभी कभी कई बच्चों के अंदर होता है कि वो कोई अगर घर में रिश्तेदार आते हैं, उनके पास कोई चीज रखी होती है, तो उनकी चुपचाप उठा लेते हैं, सोचते हैं कि अरे इनको तो पता भी नहीं लगेगा, वो घर जाकर देखेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है मेरे ऊपर ही है, और भी तो घर के मेंबर्स हैं, और भी लोग हैं, उनके ऊपर भी इल्जाम लग सकता है। तो इसलिए अगर जहां भी, क्योंकि माता पिता के अतिरिक्त कोई भी अपने बच्चे को नहीं जान सकता, तो उसी प्रकार भली प्रकार शिक्षा दें। आपको इस तरह से, उसको इस तरह की भली प्रकार से व्यवस्थित करें कि उसके अंदर उस तरह की कोई फीलिंग ही ना आए, क्योंकि माता पिता ही सबसे ज्यादा बच्चे को एक अच्छी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके अंदर वो भावनाएं बढ़ सकते हैं। मुझे एक बार एक कहानी अपने बचपन की याद आ रही है कि मेरी माँ ने ही एक बार ये कहानी सुनाई थी कि एक बार एक बहुत बड़ा, एक दुर्दांत डाकू था। दुर्दांत डाकू को कुछ दिन जेल में रखने के बाद जब उसके ऊपर पूर्ण तरह स्पष्ट हो गया कि ये अभियोग इसने अपराध किया ही है, तो उसको फांसी की सजा दे दी गई। और फांसी से पूर्व कि हर एक अपराधी से पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उस डाकू से पूछा गया तो उसने कहा कि सिर्फ मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा है कि ठीक है, आपकी माता से आपको मिलवा देते हैं। मृत्यु से पूर्व वो अपने माता से मिलना चाहता था। जब उसकी माँ आई तो बेचारी रोती बिलखती आई। तो उसने कहा, माँ मेरे पास आओ और मैं तुम्हें कान में कुछ बात बताना चाहता हूँ। जब उसने कहा कि हाँ हाँ बोल, उसने अपना कान जैसे आगे किया, उसने अपने दांतों से उसके पूरे कान को काट दिया और वो लहू लहान होकर के चीखने लगी। जब वो चीखने लगी तो उसके अंदर से हुआ कि ये तूने क्या कर डाला। तो उसने कहा, ये तो बात मुझे पहले से ही सोचनी चाहिए थी, क्योंकि जब मैं पहले दिन कोई चीज उठा कर लाया था तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं। अगर आप उस दिन रोक देती तो आज मैं इस तरह की स्थिति में नहीं होता। माँ को वास्तव में, पर ये वाली कहानी मुझे बचपन से ही एक बहुत बड़ी सीख दे गई कि वास्तव में जो माता पिता होते हैं वही बच्चे को सुसंस्कृत और पल्लवित फलीभूत करने में सफल होते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। जब बच्चा पहली बार ही कोई गलती करता है, इस तरह की चोरी वगैरह की करता है, तो उसे हमें एकदम संभाल लेना चाहिए और एकदम उसे समझाना चाहिए कि नहीं, ये बात बहुत गलत है, इसको इस तरह से ना करें। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि इस दुर्गुण की, जो ये जितने भी दुर्गुण होते हैं उसके उत्तरदायित्व हम ही होते हैं। हमारे ऊपर ही, अगर हमारी गलती, हमारा बच्चा कोई गलत काम करता है तो कोई बच्चे को नहीं कहता, किसको कहा जाता है, अभिभावक को। कि माता पिता दादी दादा, कहीं ना कहीं से तो उस मूल में ये बातें आती हैं। कोई भी मनोवैज्ञानिक के पास जाओ तो वो उसकी बातें सुनकर के जरूर सोचता है कि ये दुर्गुण इसके अंदर कहाँ से व्याप्त हुए। महक उठेंगे घर के सारे दरवाजे, महक उठेंगे घर के सारे दरवाजे, तुम गुलाब सी आंगन में खिल करने की बात करो। इन बच्चों को खिलने की बात करो और उनको, बच्चों को वो सारे की सारी चीजें दिखाइए जिससे कि सारे में वो महकते हुए दिखाई दे, उनके सुगंध से परिपूर्ण हो। आइए, पूर्व में भी जिस बात को लेकर के हमारे पास प्रश्न आया था वो था क्रोध। क्योंकि ये तो बहुत आम समस्या होती चली जा रही है कि बच्चे
इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, इतने हैं कि जरा सी बात का को नहीं मिलते तो उस पे उनका गुस्सा है। और गुस्से का असली मतलब क्या होता है कि उनका आक्रमणकारी व्यवहार। वो इतने आक्रामक हो जाते हैं कि कई बार तो दूसरे को पैर मारते हैं, कई बार गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, खुद स्वयं को ही आहत करने में भी नहीं चूकते। और कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे से बच्चे अपना सिर दीवार पर मारने लगते हैं। आखिर बच्चे के अंदर ये वाली विकृति आई कैसे? आइए उसका ही कारण ढूंढते हैं। सबसे पहली बात है किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना। तो हमारे अंदर क्या है, कई बार किसी उद्देश्य, बच्चे के अंदर कोई चीज है, किसी चीज को लपक रहा है, किसी चीज को लेना चाहता है और वो नहीं ले पाता। तो क्या होता है कि वो उसकी मम्मी ने कहा नहीं इसको नहीं लो, पापा ने कहा नहीं इसको नहीं लो, या किसी और ने कह दिया, तो एकदम आक्रामक हो जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगता है, अपनी चीजों को उठा उठा कर फेंकने लगता है। और किसी के प्रति ईर्ष्या होना। कई बार ऐसा होता है जब एक बच्चा है 3 साल का हो गया, उसके बाद उसका भाई या बहन आता है तो उसके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या होती है। कारण क्या होता है? आप सोचा कारण क्या होता है कि उसकी सारी चीजें छीनना, उसका लाड़ प्यार छीनने लगता है, उसके खिलौने छीनने लगते हैं, हाँ पूरे परिवार के लोग उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं क्या कहते हैं इसको ही मारूं, इसको ही कुछ करूं। तो कई बार कई उसमें देखा जाए नवजात शिशु पड़ा हुआ है, बड़ा भाई या बहन आया, उसको किसी चीज से उसको नोच दिया, किसी चीज से उसको चोट पहुंचा दी। तो कई बार क्या होता है, हम गुस्से में आकर उसको कहते हैं हट भाग, हर समय अपने भाई से ईर्ष्या करता रहता है, हैं ये किस बात की जलन है? पर हम उसकी मन स्थिति को नहीं समझ पाए। इसके बाद में इसकी बात करेंगे कि हमें उसके लिए क्या सकारात्मक उपाय सोचना चाहिए। अभी हम कारणों की बात कर रहे हैं कि और कई बार बच्चा खेल रहा है, अच्छी तरह से खेल रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो उसमें ही और उसकी इच्छा में विघ्न पड़ जाए। मान लो आपके घर बच्चा बहुत अच्छी तरह से अपने सारा सामान को फैला करके खेल रहा है, उधर से इतने में पता लगता है कि हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो हम एकदम सीधे गए उठ यहाँ से हटा सारा सामान उठा करके, और क्या कहते हैं कोई आ रहा है, ऐसा गंदा बिखरा हुआ घर कितना बुरा लगेगा, और आप उसके सामान को उठा के बेदर्दी से ही उसको रखने लगते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो उसको कहता है ये मेहमान ही क्यों आ रहे हैं? ये मेहमानों के प्रति भी उसके अंदर गुस्सा आता है और चीजों को पटकता रहता है। आप हमेशा ऐसे करती रहती हो, जब भी मैं खेलने बैठता हूँ मेरे साथ ऐसा कर देते हो, वैसे कर देते हो। और क्या कहते हैं वो अपने गुस्से में आकर के अपना सामान रखने लगता है और कई बार उनके सामने भी ऐसी हरकतें करता है जो कि वो कभी भी नहीं करता। तो ये भी कारण है। और बालक की किसी वस्तु को छीन लिया जाना। बच्चे के पास कोई चीज है, एकदम हम कहते हैं वो बहुत उससे देख रहा है कि अरे ये क्या है, ये तो बहुत है। अब हम कई बार क्या करते हैं, ये कांच का है, टूट ना जाए, हम उसको ये तो नहीं बताते हम तुझसे क्यों मांगना चाहते हैं, बल्कि हम उससे कहते हैं ओए इसको उठा के रख दे, एकदम हटा के रख दे, इसको छूने की जरूरत नहीं। तो क्या है, एकदम हमने छीन लिया तो बच्चा जो है एकदम अपनी संवेगात्मक स्थिति पर काबू नहीं पाता और चीख करके बोलता है कि नहीं मैं इसी को लूंगा, मैं तो इसी को लूंगा, नहीं दोगी तो मैं इसको अभी तोड़ दूंगा। तो इस तरह का आक्रामक व्यवहार उसके साथ हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा भी बहुत अस्वस्थ होता है, रोगी होता है, तो वो स्वाभाविक है, चिड़चिड़ा होता है। माँ कहती है बेटा ये दवाई ले लो, ये दूध पी लो, तो कहता है भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास से चले जाओ, मुझे नहीं पीना दूध, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। तो उस समय उसकी स्थिति का कारण क्या हो गया, आक्रामक होने का, गुस्से का कारण क्या हो गया कि उसकी अस्वस्थता और मन स्थिति। कई बार घरों में क्या होता है कि बहुत जरा सी बात पर उसको टोका टाकी होती है। खासतौर से घर के बड़े बुजुर्ग बहुत करते हैं, अरे कहाँ जा रहा है तू, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको ऐसे रख, उसको ऐसे रख, क्योंकि वो अपने अतीत को उनके सामने लाकर रखना चाहते हैं। वो सोचते हैं हम बहुत अनुशासित थे, हमें बहुत ही सिस्टमेटिक थे, तो इसको भी ऐसा ही होना चाहिए। तो कभी भी हमें उस तरह से नहीं करना चाहिए कि टोका टाकी करने से बच्चे को हमें आकर्षित आक्रामक नहीं बनाना चाहिए। कई बार क्या
होता है कि बच्चा किसी कार्य, दूसरा बच्चा तो काम कर पा रहा है और हमारा बच्चा उस समय वो कार्य नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर स्वयं में, किसी ने नहीं कहा, परंतु उसको लगा कि ये तो कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे उस कार्य को करने का, वो तो साधन समाधान तो वो समझ नहीं पाता, परंतु वो क्या करता है कि उस कार्य को करने के लिए उसके अंदर एक आक्रामकता की फीलिंग आ जाती है कि मैं किस तरह से इस बात को हटा दूं, कि और ये जो है इसको मैं ये आक्रामक स्थिति को, असमर्थ होने के कारण, वो बालक जब असमर्थ होने के कारण उसको बहुत गुस्सा आता है और वह स्वयं पर ही या परिस्थितियों पर ही आक्रामक होने लगता है। बालक का कई बार ऐसा होता है कि घर में देखता है कि पिता का स्वभाव बहुत क्रोधी है या माँ का स्वभाव हर समय गुस्से वाला है, तो वो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। वो सोचता है शायद मुझे किसी भी बात को समझाने का ढंग मेरा वही होना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से मैं अपनी बात को कह सकता हूँ और मेरी बात की पूर्ति, मेरी बात को माना जाना भी इसी के द्वारा संभव है। इसलिए वो कई बार बहुत चीख चीख कर करता है। तो कई बार घरों में होता भी है कि बच्चे ने अगर सिर पीटना शुरू कर दिया तो कहते हैं, और बाकी लोग घर के कह देते हैं, अरे देखो सिर मार रहा है, दे क्यों नहीं देते उसको। 10 लोग उसको इस तरह से करते हैं, उसकी बातों की पूर्ति होती चली जाती है और उसका एक क्रोध का स्वभाव बनता चला जाता है। और कई बार क्या होता है, बच्चा क्या क्रोध में आकर दूसरों पर इतना हावी हावी हो जाता है कि तो सोचता है कि मैं ही इस घर में श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि जितना मैं गुस्सा करूंगा उतना ही मेरी बात सुनी जाएगी, और दूसरों पर हावी करके वो हमेशा एक आक्रामक स्थिति बनाए रखता है। तो ये सारी बातें थी हमारी कि क्रोध के कारण होते हैं, क्रोध की परिस्थितियां होती हैं। तो वो अब हम सोचते हैं कि इस क्रोध पर हम काबू कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें बच्चे के रोग का उपचार करें, बच्चे और उसके स्वास्थ्य में सुधार करें। बालक को जिस बात पर क्रोध आए उस पर से उसका ध्यान हटा दें। बच्चों को अगर किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, छोटा बच्चा है, चीख रहा है बुरी तरह से, इतने में अचानक मम्मी या पापा या किसी ने कहा, अरे अरे देख तेरा दोस्त आया है, तो एकदम वो खड़ा सजग हो जाता है और एकदम कहता है, कहाँ है कहाँ है। तो वो स्थिति उसकी समाप्त हो गई और उस पर से उसका ध्यान हट गया। कई बार क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कई बार क्या करते हैं कि अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आप वॉशरूम चले जाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं या कुछ है, तो एकदम वो मन स्थिति परिवर्तित हो जाती है और जो है क्रोध शांति के रूप में धीरे धीरे क्रोध शांत होता चला जाता है। या बच्चे को समझाएं, जब भी आपको गुस्सा आया तो उसके बाद उल्टी गिनती शुरू कर दो, 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 0। जहां तक आप 0 आए और आपका गुस्सा शांत, उसके अंदर उसको समझाओ कि लंबी लंबी सांसें ले। इस समय कोई लंबी लंबी सांस ले और किसी भी बात पर ध्यान एकाग्र कर। तो जब वो शांत हो जाता है तो आखिर वो सोचता है कि बिना बात ही में गुस्सा कर रहा था। तो इस तरह से लंबी ब्रीदिंग से और ये उसके क्रोध के शमन होता चला जाता है। और उसको एक बात और समझानी चाहिए कि क्रोध करना तो बहुत आवश्यक है, क्रोध तो करना चाहिए, पर अनुचित बातों पर क्रोध करना चाहिए, उचित बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तो एक संवेगात्मक स्थिति है, क्रोध तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु हर बात पर क्रोध करना कहाँ की समझदारी है। कोई इसके बाद तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, इसलिए हमेशा उचित बातों पर क्रोध करो। कोई भी ऐसी बात हो जाए जो वास्तव में कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, उसको कोई तंग कर रहा है, तो आपको क्रोध करना आवश्यक है। अगर कोई छोटा सा बच्चा है, उसको कोई दूसरा बच्चा पीट रहा है, तो उसको डांटने के लिए, उसको समझाने के लिए उसको समझाना चाहिए कि जो है, अगर तूने इसको मारा तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो इस तरह से क्रोध के विषय में उसको समझाना चाहिए कि क्रोध को हमेशा उचित बातों के लिए ही हमें क्रोध करना चाहिए, अनुचित बातों पर ही हमें क्रोध करना चाहिए, उचित बातों पर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध को हमेशा ध्यान रखिए कि क्रोध को हमेशा शांति से शांत करें। कभी भी जैसे बच्चे ने आकर कोई बात की, वो खूब तेजी से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चीज तड़ाक से आए किसी ने और तड़ाक से एक चांटा मार दिया,
अरे चांटा मार दिया तो क्या है, बच्चे का क्रोध तो और भी बिफर पड़ा। कई बार तो मैंने देखा है कि जब बच्चे को मारते हैं तो बच्चा दूसरे भी, लो लो मारो, मुझे आज मारो, आप खूब अच्छी तरह से मार लो। तो आपने उसके क्रोध के लिए क्या किया? आपने उस समय सबसे गलत काम किया कि उसको जो है उस जिस समय गलत काम किया कि उसके साथ उसका सही व्यवहार किया, तो आप में और उसमें अंतर क्या रह गया? वो तो गलत काम कर ही रहा है, आपने उससे भी बड़ी गलती कर दी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि क्रोध को कभी भी क्रोध से शांत ना करें, क्रोध को हमेशा शांति से करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कठोरता हो तो दंड का प्रयोग करके दमन, बल्कि सबसे बड़ा जो है उसकी उपेक्षा से शांत कर दें। जिस समय बच्चा बहुत गुस्से में हो, आप उस स्थिति से चले जाएं और उसकी तरफ ध्यान ही न दें, चाहे आपका कितना बड़ा वो नुकसान कर दे। मान लीजिए वो चीजें उठा करके पटक रहा है, आप बिल्कुल उसकी तरफ से हट जाए। जब बच्चा देखता है कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, तो क्या करते हैं कि उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है और फिर वो अपने अंदर ग्लानि अनुभव करता है कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अपने घर की चीजें तोड़ डाली, अपनी चीजें कर। और बालक के खेल कार्य में आवश्यक बाधा ना डालें। देखो, जो हम चीख चीख के बोलते हैं, बच्चे करते हैं, तो उसके लिए एक चीज है, शब्द तो शोर शराबा है, मौन ही तो असली भाषा है। कि शब्दों से शोर मचा मचा के आप ये मत करिए कि नहीं तूने बहुत गलत किया, तू ऐसा करता है, चीखता है, बल्कि चुपचाप शांत होकर के उसके पास से चले जाएं। धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। कभी बच्चा खेल रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसके पास से ऐसे जाकर कहें कि बेटा सॉरी, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, है क्या मैं निकल जाऊं? तो बच्चे के अंदर अंदर से फीलिंग होता है, हाँ हाँ पापा, हाँ हाँ मम्मा, आप क्यों नहीं जा सकती, अब मैं तो खेल रहा हूँ, लाइए मैं भी इधर से हटा देता हूँ। तो उसके अंदर है, अगर हम कहते हैं हट जाना जरा यहाँ से हटो और मुझे निकलना है, क्या सब जगह फैला कर रखते हैं, तो उसको बुरा लगता है। तो उसके अंदर जो भावना की सहयोग वाली भावना है वो खत्म हो जाती है, बल्कि एक आक्रामक भावना को हम पैदा कर देते हैं। ईर्ष्या की भावना जो बच्चे के अंदर आती है, उसके अंदर सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा करें। कभी अपने साथियों के साथ उसके प्रति ईर्ष्या आ रही है या अपने ही भाई बहन के प्रति है, तो उसको समझाएं कि देखो यहाँ पर तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा, कल को यही तो आपके साथ खेलने वाला और तैयार होने वाला है, इसको देखो कैसे प्यार करना चाहिए, किस किस तरह से उसको उस कार्य में उसका सहयोग लेने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। और अगर उसके साथी के प्रति, अपनी कक्षा के विद्यार्थी के प्रति उसके अंदर ईर्ष्या की भावना हो रही है, तो आप उसे समझाइए कि अरे वो ये है, तू तो इससे भी आगे कर सकता है, उस तरह से आगे बढ़। किसी को लंगड़ी दे करके तू उसको मत गिरा, बल्कि उससे आगे बढ़कर, आगे भाग कर तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर। तो और कई उसके कार्य में, व्यवहार में अकारण से दोष मत निकालिए, एकांत में उसको बताइए, उसकी तारीफ सबके बीच में करिए और उसके जो दोष हैं वो एकांत में निकालते रहिए। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक फीलिंग होगी, अपने अपने अभिभावकों के प्रति एक विश्वास की भावना उत्पन्न हो जाएगी और उस विश्वास के माध्यम से वो आपको हमेशा ही सहयोग देता रहेगा। जो अपेक्षित सहयोग हम चाहते हैं वो हमें मिलने लगेगा। जब उसका क्रोध का शांत हो जाए, तो उसके बाद उसके तर्क के माध्यम से उसे बताएं कि देखो तुमने जो जिस तरह का किया उससे क्या लाभ मिला, उससे तो कोई भी लाभ नहीं मिल सकता था। देखो तुमने क्या क्या नुकसान उसके साथ साथ कर डाले। आगे से देखो, गुस्सा जो है सबसे बुरी चीज है, गुस्से से हमारी प्रोडक्टिविटी, सारी चीजें समाप्त होती चली जाती हैं। हम सारी चीजों का नष्ट है। तुमने अपने गुस्से से किसका नुकसान हुआ? आपका अपना ही। देखो आप किस तरह के व्यवहार, आपका व्यक्तित्व किस तरह का बनता चला गया। और इसके बाद हमेशा मैं आपके अभिभावकों से चाहती हूँ कि आप अपने माता पिता का आदर करें। आपके घर में अगर सेवक कार्य कर रहे हैं, अगर बच्चा उनके सामने उनका भी निरादर करता है, उनको अनुचित शब्द कहता है, तो उसको उसी समय टोक दें और बताएं कि बेटा देखो वो आपसे अनुभव में बड़े हैं, आपने कार्य उम्र में बड़े हैं, अनुभव से बड़े हैं, तो उनका आदर करना चाहिए। हमेशा अपने अभिभावक, पति पत्नी आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, घर में एक विनम्रता की स्थिति पैदा करें।
करके किसी न किसी समस्या के विषय में, किसी समस्या, सभी समस्याओं की नहीं, पर किसी समस्याओं के विषय में बच्चे को भी सहभागी बनाएं। और उससे क्या है कि उसके अंदर भी एक उसकी उचित पसंद नापसंद का भी ध्यान रखें और उसके विषय में उसको समझाएं कि ये घर आपका है और ये समाज आपका है। जिस तरह की स्थिति आप पैदा करेंगे वो आप पर ही बुरा प्रभाव डालेंगे, किसी और का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। देखिए, बदलाव वो प्रक्रिया है जिसके जरिए भविष्य हमारे सामने आता है। तो आपको बदलना पड़ेगा और उसके साथ ही ये जो आपके सामने जो आपका भविष्य है उसको आप संजो पाएंगे। परिवर्तन ही जीवन है। बच्चों के व्यक्तित्व में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे, उसकी समस्याएं भी परिवर्तित होती रहेंगी। बाल्यकाल की समस्याएं कुछ हैं, शैशवावस्था की समस्याएं कुछ हैं, बाल्यकाल की कुछ हैं, किशोरावस्था की समस्याएं कुछ हैं। तो उन सारी समस्याओं को आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा और उनके आधार पर ही आप उनके साथ व्यवहार करिए, उनके गुस्से को शांत करने का उनको उपाय बताएं। तो सबसे पहले आप छोटी छोटी समस्याओं को उनके समाप्त करते जाएं, बड़ी समस्याएं तो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद। कल फिर हम इसी समय मिलते हैं। जो आजकल कोविड-19 की वजह से बच्चों को घर में रहना पड़ रहा है, पेरेंटिंग में कितनी बड़ी समस्या आ रही है, कल हम आपसे उस विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद आपका हम सबके साथ जुड़ने के लिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने जागरूक हैं और कुछ ना कुछ जानना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।